हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पल्लव मित्तल, सह आचार्य राजनीतिक विज्ञान विभाग, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीए थर्ड ईयर के पहले पेपर में अरस्तू के विचारों के संदर्भ में बात करेंगे। मेरा आज का व्याख्यान अरस्तू के द्वारा जो संविधानों का वर्गीकरण किया गया है इस विषय पर होगा। अरस्तू ने अपने समय के लगभग 158 संविधानों का विश्लेषण किया और उसका यह वर्गीकरण इसी पर आधारित है। अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में वो संविधानों के वर्गीकरण के बारे में बात करता है और चौथे और छठे भाग में संविधान का विस्तृत विवेचन उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उसने मनुष्य के जीवन निर्वाह के विशेष नियमों को संविधान कहा है, जिस विधान के द्वारा राज्य के विभिन्न पदों के बीच सत्ता के वितरण विधि को निश्चित किया जाए और सार्वभौमिक सत्ता का निर्माण किया जाए, उसे संविधान कहा जाता है। उपरोक्त परिभाषा में से पहला कथन संविधान के नैतिक के स्वरूप के बारे में बात करता है, वहीं जो दूसरी परिभाषा है वह उसके राजनीतिक स्वरूप की ओर संकेत करती है। अरस्तू के अनुसार संविधान राज्य व उसके पदों का संगठन है जो राज्य की रूपरेखा निर्धारित करता है। संविधान राज्य के पदों और उनके स्वरूप तथा उसके अंगों के बीच सत्ता के वितरण को भी सुनिश्चित करता है। संविधान राज्य में जो सर्वोच्च सत्ता है उसको भी निश्चित करने का काम करता है। यह राज्य और लोगों के लक्ष्य निर्धारित करता है। संविधान राज्य का सार है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और अंत होता है। संविधान राज्य का केवल कानूनी स्वरूप ही निर्धारित नहीं करता, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं का निर्धारण करता है। वे संविधान जो पूर्ण न्याय व सामान्य हितों को ध्यान में रखते हैं, उन्हें अरस्तू संविधान का शुद्ध स्वरूप मानता है और जो केवल शासक के या शासक वर्ग के व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखे, वह संविधान का विकृत स्वरूप कहलाता है। अरस्तू जब संविधान का वर्गीकरण करता है तो सर्वप्रथम वह दो मुख्य आधारों के बारे में बात करता है। पहला संख्या, अर्थात शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा गुणात्मक, अर्थात शासकों का उद्देश्य सार्वजनिक हित है अथवा अपना व्यक्तिगत हित। संविधानों का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण सबसे पहले अरस्तू के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। संख्या के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो अरस्तू का कहना है कि एक व्यक्ति के द्वारा राज्य स्वाभाविक रूप में राजतंत्र होता है और अगर वो विकृत हो जाए तो निरंकुश तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। वहीं अगर शासन की बागडोर कुछ सीमित लोगों के हाथों में है तो उसका स्वाभाविक स्वरूप कुलीन तंत्र है, परंतु विकृत होने पर वह वर्गतंत्र या धनिक तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। इसके आगे अगर सत्ता बहुत सारे लोगों के हाथों में हो या जनता के हाथों में हो तो स्वाभाविक रूप संयत प्रजातंत्र है, वहीं उसका विकृत स्वरूप बीड़तंत्र कहलाता है।
राजतंत्र को परिभाषित करते हुए अरस्तु ने कहा है कि यह सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है जहाँ शासन एक व्यक्ति के हाथ में रहता है, राजा सद्गुणों से युक्त होता है और सार्वजनिक भलाई के लिए कार्य करता है, परंतु ऐसा सर्वगुण संपन्न शासक व्यवहारिक रूप में मिलना मुश्किल है और ज़रूरी नहीं कि उसका उत्तराधिकारी भी उतना ही योग्य हो। ऐसे में राजतंत्र विकृत हो जाता है और निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। निरंकुश तंत्र के बारे में अरस्तु कहता है कि यह राजतंत्र का विकृत स्वरूप है जहाँ सत्ता का प्रयोग शासक के निजी हितों के लिए होता है। यह सीमित भी हो सकता है और स्वेच्छाचारी भी हो सकता है। तीसरी शासन व्यवस्था कुलीन तंत्र है। यहाँ सत्ता कुछ सीमित लोगों के हाथों में होती है, परंतु सत्ता का कानून के अनुसार ही प्रयोग किया जाता है। यह लोकतंत्र वह धनिक तंत्र की मिश्रित व्यवस्था है जो बुद्धि, गुण और संस्कृति के द्वारा संचालित होती है। शासन का चौथा प्रकार जो अरस्तु के द्वारा बताया गया है वह वर्गतंत्र या धनिक तंत्र है। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ सत्ता संपत्ति संपन्न लोगों के हाथों में है जिनकी संख्या सीमित है। वंश परंपरा के आधार पर लोगों की सत्ता में भागीदारी होती है। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें आपसी ईर्ष्या होती है, फूट रहती है, क्योंकि शासन का हर कार्य व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित होता है। शासन का पांचवा प्रकार सर्व प्रजातंत्र या जिसको अरस्तु ने पॉलिटी कहा है। यह सारी जनता का सबके हित में शासन है। अरस्तु मध्यम मार्गी है और अपने विचारों में वह अतिवादिता को स्वीकार नहीं करता है। चूँकि राजतंत्र और कुलीन तंत्र व्यवहारिक रूप में स्वीकार्य नहीं हैं, इसलिए अरस्तु पॉलिटी को ही श्रेष्ठ और व्यवहारिक शासन प्रणाली मानता है। इसमें धनिक तंत्र और निरंकुश तंत्र के दोष नहीं हैं और भीड़ तंत्र की अराजकता भी नहीं है। यहाँ अरस्तु के विचार गोल्डन मीन के विचार पर आधारित हैं। शासन का छठा प्रकार प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र है। प्लेटो की भांति अरस्तु भी इसका आलोचक है। अरस्तु का कहना है कि निरपेक्ष समानता के आधार पर इसमें योग्यता को नज़रअंदाज किया गया है। समानता और नियंत्रण के अभाव में स्वतंत्रता अराजकता व उच्छृंखलता को जन्म देती है। वाग्वीर जनता को भ्रमित कर उसको उत्तेजित करते हैं और कानून की उपेक्षा करते हैं। ऐसे में प्रजातंत्र भीड़ तंत्र में विकृत हो जाता है। सत्ता कुछ करिश्माई लोगों की मुट्ठी तक ही सीमित होकर रह जाती है। अरस्तु प्रजातंत्र का आलोचक होने के बावजूद स्वीकार करता है कि जनसाधारण में सामूहिक रूप में समस्याओं का निस्तारण करने की क्षमता अधिक होती है। प्रजातंत्र में षड्यंत्रों की संभावना भी कम होती है। सरकार को आसानी से पथभ्रष्ट भी नहीं किया जा सकता। मध्यम वर्ग के प्रभाव से स्वतंत्रता और समानता होने के कारण क्रांति की संभावना भी कम हो जाती है।